हेलो लर्नर। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के चौथे पार्ट के बारे में, फोर्थ चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर है मानव विकास के बारे में। क्या है मानव विकास, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये किस प्रकार मानव विकास को लागू किया जाता है, किस प्रकार मानव विकास को नापा जाता है, किस प्रकार मानव के कल्याण को अधिकतम किया जा सकता है, उसको मानव विकास में शामिल किया जाता है। विकास है क्या एक्चुअल में, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। मानव विकास कहते किसे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम पढ़ेंगे मानव विकास के बारे में। ये 2004 का मानव विकास का प्रतिवेदन है, मतलब मानव विकास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे का ये दिया हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2004 की। अब हम पढ़ रहे हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। एक्चुअल में वृद्धि किसे कहते हैं और विकास क्या कहते हैं, इसके अंतर को हम पढ़ेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि मानो एक्चुअल में विकास क्या है और वृद्धि क्या है। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं वृद्धि किसे कहते हैं, यानी ग्रोथ किसे कहते हैं। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन दिशा दर्शाते हैं। मतलब वृद्धि और विकास जो है वो दोनों समय के संदर्भ, मतलब समय के साथ में परिवर्तन को दर्शाते हैं। तो वृद्धि किसे कहते हैं ये हम पढ़ रहे हैं। वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्षता से संबंधित है, निरपेक्षता से संबंधित है। वृद्धि वृद्धि है वो मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्षता से संबंधित है, यानी ये धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकती है। मतलब वृद्धि धनात्मक मतलब पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकते हैं। यानी वृद्धि ऊपर भी बढ़ सकती है, विकास नहीं, वृद्धि अधिक भी हो सकती है और वृद्धि कम भी हो सकती है। तो अब हम विकास के बारे में पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट एक्चुअल में विकास है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार के परिवर्तनों को हम विकास कहेंगे, उसको उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विकास गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। मतलब ये एक गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं होकर। हम इसको संख्या में नहीं नाप सकते, इसको हम गुण के आधार पर नापेंगे। हम इसको गुण के आधार पर देखेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ है, इसको हम गुणात्मक रूप में जानेंगे। विकास का अर्थ है सकारात्मक वृद्धि से, मतलब ये न तो धनात्मक होगा और न ही ऋणात्मक होगा। ये केवल सकारात्मक पॉजिटिविटी के बारे में, उसके आधार पॉजिटिविटी वृद्धि से होगा, मतलब सकारात्मक वृद्धि से है इसका अर्थ। यानी किसी चीज में क्या पॉजिटिविटी आई है, उसके आधार पर हम विकास को नापते हैं। विकास तभी माना जाएगा जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। मतलब कोई गुणवत्ता, किसी वस्तु की गुणवत्ता में सुधार होता है, उसको हम विकास मानते हैं। न कि किसी वस्तु की चीज में वृद्धि होती है, उसको हम विकास में कन्वर्ट नहीं कर, विकास में नहीं मानते। यानी किसी चीज में वृद्धि होना अलग बात है। यानी किसी चीज की मात्रा, किसी चीज की वस्तु या वस्तु में वृद्धि हुई, यानी उसकी संख्या में वृद्धि हुई, उसको हम विकास में नहीं करेंगे। अगर किसी वस्तु की पिछले किसी वस्तु में परिवर्तन आया है, मतलब उसकी गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है, उसको हम विकास मानेंगे। जैसे किसी नगर की जनसंख्या किसी निश्चित समय अवधि में 2 लाख से 4 लाख हो जाती है, तो हम कहते हैं नगर की वृद्धि। मतलब कोई नगर है जिसकी जनसंख्या किसी अवधि, निश्चित अवधि में 2 लाख से 4,000 हो सकती है, इसे तो हम वृद्धि कहेंगे। लेकिन इसके साथ में जनसंख्या की वृद्धि के साथ में मूलभूत सुविधाओं तथा आवास, परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि पूर्वोत्तर रहे, तो उनमें इस वृद्धि के साथ विस्तार एवं वृद्धि होना आवश्यक है। तभी हम कह सकेंगे कि विकास हुआ है। मतलब किसी निश्चित अवधि में जब
2 लाख से जनसंख्या 4 लाख हुई, अगर उसके साथ में उसकी मूलभूत सुविधाएं मतलब आवास, परिवहन, शिक्षा, पूर्वज मतलब वो वैसे रहे तो हम उसको वर्दी पे काउंट करेंगे, मतलब उसको हम वर्दी में शामिल करेंगे, न कि विकास में शामिल करेंगे। विकास में हम कब शामिल करेंगे? जब जैसे ही 2 लाख से जनसंख्या 4 लाख हुई और उसके साथ में ही जब परिवहन की सुविधाएं अच्छी हुई, शिक्षा भी बढ़ी, स्वास्थ्य भी बढ़ा, तब हम उसको विकास में काउंट करेंगे। विकास, तब हम उसको समग्र विकास कहेंगे, तब हम कहेंगे कि विकास हुआ है। अब हम मानव विकास के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है मानव विकास? ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ये मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्र डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में किया। भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी इसी कार्य में उनका साथ दिया। मतलब मानव विकास का, मानव विकास प्रतिवेदन का, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था और इस कार्य में उनका साथ दिया था भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। मतलब भारत और पाकिस्तान ने मिलकर मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, जिनमें 2 अर्थशास्त्री थे। पहले थे डॉक्टर महबूब उल हक और इनके साथ में थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो एक। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं मानव विकास के बारे में। उनके अनुसार ऐसे विकास से जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। मतलब मानव विकास तब होता है जब ऐसा विकास, मानव विकास किसे कहते हैं कि जब ऐसा विकास हो जो लोगों के विकल्प में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। यानी लोगों के विकल्पों में वृद्धि होती है और उनके जीवन में सुधार होता है, तब हम उसको मानव विकास में काउंट करेंगे। मानव विकास की अवधारणा में मानव विकास का केंद्र बिंदु मानव है। मतलब मानव विकास की अवधारणा में मानव को केंद्र में रखकर सारी योजनाओं और दशाओं में उत्पन्न किया जाता है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके, यानी लोगों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो सके और उनको उच्च जीवन की सुविधाएं प्राप्त हो सके, उनको जीवन जीने में आसानी हो। इस अवधारणा का यह मूलभूत कार्य है। सार्थक जीवन का उद्देश्य लोग स्वस्थ हो, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। यानी सार्थक जीवन का अर्थ है लोग स्वस्थ हो। पहला कार्य है, जब लोग स्वस्थ हो तभी वो समाज में प्रतिभागिता कर पाएंगे और जब प्रतिभागिता करेंगे तो साथ में ही उनको उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्रता हो। मतलब वो अपने कार्य करने में भी स्वतंत्र हो, तभी हम मानव विकास की अवधारणा को पूर्ण कर पाएंगे। अब हम मानव विकास के महत्वपूर्ण तत्व या पक्ष या मेजर एलिमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है? इसके 3 मूलभूत पक्ष हैं या मूलभूत तत्व है। इसमें पहला है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन यानी मनुष्य की आयु लंबी हो और साथ में वह स्वस्थ हो, यानी उच्च आयु प्रत्याशा हो। दूसरा है ज्ञान प्राप्त करना, यानी उच्च साक्षरता दर हो। तीसरा है शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधन हो, मतलब उच्च प्रति व्यक्ति आय भी हो। उच्च प्रति व्यक्ति आय होगी तो मनुष्य के जीवन जीने के साधन में प्राप्त, वो जीवन जीने के साधन आसानी से प्राप्त कर सकेगा और उनके विकल्पों में वृद्धि हो सकेगी। तो इसके साथ में भी उच्च प्रति व्यक्ति आय हो। अब हम मानव विकास के 4 स्तंभ, 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि मेन स्तंभ क्या है जिनके ऊपर मानव विकास टिका हुआ है, जिनके कारण मानव विकास में वृद्धि होती है। तो इसके 4 स्तंभ है। पहला समता, मतलब सब में समानता हो। दूसरा सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीयता मतलब सबके विकल्पों में वृद्धि हो, सबके लिए समान संसाधन उपलब्ध हो।
तीसरा है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, मतलब सबकी समान उत्पादन करने की क्षमता हो, मतलब सब में एक समान क्षमता हो जिसके कारण वो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता कर सके, उत्पादन करने में सबकी समान क्षमता हो। चौथा कारण है, मतलब चौथा पॉइंट है सशक्तिकरण, मतलब सब सशक्त हो, सब इम्प्रूवमेंट हो, मतलब सबकी शक्ति समान हो, सबको कार्य करने की छूट हो। अब हम क्षमता के बारे में पढ़ लेते हैं। क्षमता है क्या? प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। मतलब क्षमता का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को जो भी समाज में या देश में उपलब्ध अवसर है उनके लिए समान पहुंच की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब सबको जो देश में संसाधन उपलब्ध है उनको प्राप्त करने की क्षमता समान हो सभी को। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आयु, जाति भेदभाव के बिना, मतलब भेदभाव खत्म होना चाहिए। बिना किसी भेदभाव को उनको सभी संसाधन प्राप्त करने की छूट होनी चाहिए या सभी अवसर प्राप्त करने की छूट होनी चाहिए। अब हम सतत पोषणीयता या सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रत्येक पीढ़ी को उपलब्ध अवसरों में निरंतरता सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है। मतलब प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर उपलब्ध हो, उनमें निरंतरता हो, उपलब्ध संसाधनों का तार्किक बुद्धिमत्तापूर्ण अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए जिससे संसाधनों का दुरुपयोग न हो तथा भावी पीढ़ी के हेतु बने रहे। मतलब संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करें जिसका हम भी उपयोग कर सकें और साथ में हमारी आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधन का उपयोग कर सके। इस प्रकार हम संसाधनों का उपयोग करें और संसाधनों का दुरुपयोग न करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके। इस प्रकार के विकास को हम मानव विकास कहते हैं या सतत पोषण ऐसा विकास जिसमें सभी के लिए उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करें कि ताकि हम उनका उपयोग हम भी कर सकें और आने वाली पीढ़ी भी कर सके। यह सतत पोषणीयता कहलाते हैं। अब हम उत्पादकता के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्पादकता से अभिप्राय है मानव श्रम उत्पादकता तथा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से, मतलब उत्पादकता किसे कहेंगे कि मानव श्रम अथवा मानव कार्य के संदर्भ में, मतलब मानव के कार्य करने तथा उत्पादन करने की क्षमता के बारे में हम उत्पादकता से लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके उनके ज्ञान को बढ़ाने, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में गुणात्मक सुधार एवं कार्य क्षमता एवं उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। मतलब लोगों को उत्पादकता कैसे बढ़ाएंगे? हम उनको ज्ञान देकर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में गुणात्मक सुधार करके कार्य क्षमता एवं उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। मतलब उनको ज्ञान देकर, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी कर उनके गुणात्मक कार्य में बढ़ाया जा सकता है। अब हम सशक्तिकरण के बारे में पढ़ेंगे। सशक्तिकरण का अर्थ है विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। मतलब मनुष्य को इतनी आजादी होनी चाहिए कि वो विकल्प चुनने में सक्षम हो। ऐसी शक्ति बढ़ती स्वतंत्रता एवं सक्षमता से आती है। मतलब उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए कि जिससे वो अपनी विकल्पों को चूज कर सके। इस हेतु सुशासन एवं लोक उन्मुख की नीतियां आवश्यक है। मतलब अच्छा शासन होना चाहिए, अच्छी नीतियां होनी चाहिए जिनमें लोगों को विकल्प चुनने में आसानी हो। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण आवश्यक है। मतलब जो वर्ग पिछड़े हुए हैं और जो सामाजिक दृष्टि और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं उनको सशक्त करना आवश्यक है। अब हम मानव विकास के उपागम के बारे में पढ़ लेते हैं। अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पहली है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता उपागम, चौथा है समता उपागम। अब हम इनको आगे पढ़ेंगे विस्तार से। मानव विकास का मापन
यानी मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यानी मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर देश का क्रम तैयार करता है। मतलब वहाँ के मनुष्य या वहाँ की जनता को किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, वहाँ की शिक्षा का प्रतिशत क्या है, वहाँ पर लोग कितने प्रतिशत शिक्षित हैं, इसके आधार पर और साथ में ही संसाधनों तक लोगों की पहुंच के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। मानव विकास सूचकांक का मापन 0 से 1 के मध्य होता है। यानी 0 से 1 के मध्य में मानव विकास सूचकांक का मापन होता है। यानी 0 से 1 के मध्य में विभिन्न देशों को रखा जाता है। मानव विकास सूचकांक मापन के सूचक, यानी मानव विकास सूचकांक के मापन के सूचक क्या है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है साक्षरता दर प्रति व्यक्ति आय। यानी मानव विकास को किसके आधार पर मापा जाता है, उनके पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। उनमें पहला पॉइंट है जीवन प्रत्याशा, यानी जीने की आयु, यानी कितनी उम्र तक मनुष्य जी रहा है, यानी वहाँ की आयु प्रत्याशा क्या है, उसके आधार पर। दूसरा है साक्षरता दर, यानी वहाँ पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित है या साक्षर है, और साथ में कहाँ तक साक्षर है, इसके आधार पर। तीसरा पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय क्रय शक्ति, यानी खरीदने की शक्ति, यानी खरीदने की क्षमता कितनी है, उसके आधार पर भी मानव विकास का मापन किया जाता है। मानव गरीबी सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब मानव गरीबी सूचकांक है क्या, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, यानी गरीबी सूचकांक मानव विकास से ही संबंधित है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है, यानी मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है। यह बिना आय वाला माप है, इसमें आय को शामिल नहीं किया जाता है। मानव गरीबी सूचकांक के सूचक के बारे में पढ़ लेते हैं। 40 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रह पाने की संभाव्यता, यानी इसके पहले सूचक क्या है, यानी 40 वर्ष तक की आयु तक जीवित नहीं रहने पाने की संभाव्यता। प्रौढ़ निरक्षरता, यानी बूढ़ों में निरक्षरता। स्वच्छ जल तक पहुंचने रखने वाले लोगों की संख्या, यानी लोगों तक स्वच्छ जल नहीं पहुंचने वाले लोगों की संख्या। अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या, यानी कुपोषित या जिनका वजन कम हो उन बच्चों की संख्या। अब हम अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं पढ़ लेते हैं, यानी विभिन्न देशों को पढ़ लेते हैं कि उनकी तुलनाएं क्या है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, या विभिन्न देशों की किस प्रकार तुलना की गई है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी तुलनाएं पढ़ लेते हैं कि कुछ देशों के साथ में। मानव विकास सूचकांक के स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी मानव विकास के स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें पहला है अति उच्च मानव विकास स्तर। अति उच्च मानव विकास स्तर ये 0.800 से ऊपर वाले देश इसमें शामिल है। अति उच्च मानव विकास में 0.800 से 0.800 से ऊपर वाले देशों को इनमें शामिल किया जाता है। इसमें वर्तमान में 59 देश हैं जो अति उच्च मानव विकास में शामिल है। दूसरा है उच्च मानव विकास स्तर, इसमें 0.0701 से 0.0799 वाले देशों को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें 53 देश शामिल है। तीसरा पॉइंट है मध्यम मानव विकास का स्तर। इसमें मध्यम मानव विकास स्तर 0.550 से 0.700 वाले इनके बीच में शामिल होने वाले देशों को मध्यम मानव विकास का में रखा गया है। इसमें 39 देश हैं। निम्न मानव विकास का स्तर यह 0.5
49 से नीचे वाले देशों को इसमें शामिल किया जाता है। यानी 0.549 से नीचे स्कोर वाले देशों को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें 38 देश शामिल है। अब हम अति उच्च मानव विकास वाले देशों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर है, इसका स्कोर होता है 0.8 से ऊपर वाले देशों को इसमें शामिल किया जाता है। अति उच्च मानव, इसमें 59 देश शामिल है। पहला पॉइंट है उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। मतलब उच्चतर मानव विकास देश, मानव वाले देश वे हैं जहां मतलब सामाजिक खंड में बहुत निवेश है, यानी लोगों के कल्याण या सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा, सार्वजनिक खंड में ज्यादा निवेश हुआ है, वह देश अति उच्च मानव विकास में है। दूसरा पॉइंट है लोग और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों की अन्य देशों से सर्वथा अलग है। मतलब लोगों और वहां के सुशासन में उच्चतर निवेश हुआ है, जिनके कारण यह देश अति उच्च मानव विकास में सम्मिलित है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले अधिकांश देश यूरोप में स्थित है। मतलब अति उच्च मानव विकास वाले अधिकतर देश यूरोप में स्थित है, क्योंकि वह औद्योगिकरण पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी वहां पे औद्योगिकीकरण यानी औद्योगिक गतियां वहां पर ज्यादा होती है, वो भी अति उच्च मानव विकास में शामिल है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के सर्वोच्च उच्च मूल्य वाले देश क्रम से है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड व जर्मनी है। मतलब इसमें अति उच्च मानव विकास में सम्मिलित देश है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड व जर्मनी। उच्च मानव विकास वाले देश, इनका स्कोर होता है 0.701 से 0.799 वाले 0.701 से 0.799 के बीच वाले देशों को उच्च मानव विकास वाले देश में सम्मिलित किया जाता है। इसमें 53 देश सम्मिलित है। यहाँ पर भी सामाजिक खंड में अधिक निवेश हुआ है और लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश के कारण भी यह देश सर्वथा अलग है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले अधिकांश देश यूरोप में स्थित है। एचडीआई के उच्च मूल्य वाले देश क्रम से क्यूबा, मतलब उच्च मानव विकास वाले देश हैं, इनमें है क्यूबा, ईरान, तुर्की व श्रीलंका। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका भी उच्च मानव विकास वाले देशों में सम्मिलित है। अब हम मध्यम मानव विकास वाले देश के बारे में पढ़ लेते हैं। कंट्रीज ऑफ मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनका स्कोर होता है 0.550 से 0.700 तक इनका स्कोर होता है और इनमें 39 देश सम्मिलित है। इस वर्ग में सम्मिलित अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। कुछ पूर्वकालीन उपनिवेश थे, जबकि अन्य देशों का विकास 1990 ईस्वी के बाद हुआ। मतलब इस वर्ग में जो देश सम्मिलित है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। मतलब इस वर्ग में जो देश है उनका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। कुछ पूर्वकालीन उपनिवेश थे, मतलब कुछ अंग्रेजों के उपनिवेश थे या किसी देश के उपनिवेश थे, तथा अन्य देशों का विकास 1990 ईस्वी के बाद हुआ है। मतलब 1990 के बाद में उनका विकास होना चालू हुआ या उनके विकास में वृद्धि आई या विकास होना स्टार्ट हुआ। इस वर्ग के अधिकांश देशों में लोक उन्मुखी कल्याणकारी नीतियां अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव दूर कर
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लगातार सुधार किया। मतलब इस देश, इसमें सम्मिलित देश वो लगातार लोग उन्मुख यानी लोगों के कल्याण में कल्याणकारी नीतियां बनाकर या लोगों में स्वास्थ्य या सामाजिक शिक्षा में वृद्धि कर कर और सामाजिक भेदभाव को दूर कर कर वो लगातार इनमें अपने स्कोर में वृद्धि कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। इनमें सम्मिलित देश हैं वो है भारत, म्यांमार, कंबोडिया, दक्षिण अफ्रीका। अब हम निम्न मानव सूचकांक वाले देश के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका स्कोर होता है, इनका स्कोर 0.549 से नीचे वाले को इसमें शामिल किया जाता है। स्कोर वाले मतलब 0.549 से नीचे वाले देशों का नीचे वाले स्कोर नीचे 0.549 स्कोर से नीचे वाले देशों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें 38 देश सम्मिलित हैं। इस वर्ग में सम्मिलित अधिकांश देश छोटे हैं। मतलब इस वर्ग में जो सम्मिलित देश हैं वो अधिकांश छोटे हैं, जो राजनीतिक उपद्रव, गृहयुद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल, महामारियों, बीमारियों की अधिक घटनाओं से ग्रसित है। मतलब इस वर्ग में जो देश सम्मिलित है वहां पर अधिकतर उपद्रव होते रहते हैं, राजनीतिक उपद्रव, मतलब राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है। वहां पर गृह युद्ध हो रहा है, मतलब देश में युद्ध हो रहा है, देश के लोगों में युद्ध हो रहा है, सामाजिक अस्थिरता है और अकाल पड़ रहा है, महामारियां फैल रही है, बीमारियों की घटनाएं हो रही है, जिनके कारण ये देश पिछड़े हुए हैं। इनमें से अधिकांश देश सामाजिक सुविधाओं के बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय कर रहे हैं। मतलब इस वर्ग में जो देश सम्मिलित हैं वो सामाजिक सुविधाओं के बजाय अपनी रक्षा करने पर ज्यादा अव्यय कर रहे हैं। न्यूनतम एसडीआई वाले देश क्रम से है। इनमें पहला देश मतलब उदाहरण है ये नाइजीरिया, सीरिया, लियोन, बुर्किना फांसी, माली आदि देश इसमें सम्मिलित है। ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा है उनके बारे में, आप इनको सोल्व कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन या पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। लाल वीडियो के नीचे लाल बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन दबाइए और उसमें ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। So let's start beginning 12th class.